कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है बेसिकली इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग का लेक्चर 11 है। उस बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे और एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि इसमें हमें जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभी कुछ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड होगा, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर, है ना। ओके, सो जो 2018 ईयर था हमारे लिए वो काफ़ी गोल्डन ईयर था। उस समय 120 सिलेक्शन यानी 120 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था हमारे यहाँ से। नाउ ही इज़ आवर मेंटर, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर प्रशांत जगताप इन CISF. Now some fact about him: he is a passionate teacher, professional soldier and qualified doctor and psychologist. He is an MBBS MA psychology by qualification and pursuing MA in security and defense law from Nalsar University of Law. An author of 3 best-selling books for CAPFSC preparation for MC Grahil, है ना। So publication, and he joined CISF in 2014 after cracking UPSC CAPFSC 2012 with All India rank 80, and he has served in CISF for 5 years as assistant commandant. He has previously worked as medical officer class 1 with the government of Maharashtra and assistant lecturer in forensic medicine in RCSM Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra. Now, I have a 5+ year of teaching experience both online and offline institution. I have pursued MBA HR from FMSTU New Delhi, preparing UPSC CSE with PSI optional, and last year I appeared in UPSC CSE interview. Right? Let's start. So our first topic is very important, and that is election commission से। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी व स्वतंत्र निकाय। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का मतलब होता है ना, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र हम बोल सकते हैं और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। और संविधान के आर्टिकल 324 यानी अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के हम बोल सकते हैं निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव की आयोग की है। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसलिए चुनाव आयोग एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए समान है। आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अब संविधान के आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित चीज़ें मेंशन की गई है। पहला तो निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वो निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते थे। मत देने की न्यूनतम आयु की से 18 वर्ष करने के बाद 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किया। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त थे। हालांकि 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया है और स्थिति एक बार पहले की तरह हो गई है। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किया गया। इसके बाद से जब तक हम ये बोल सकते हैं कि अब तक मल्टी पार्टी यानी मल्टी मेंबर यानी बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर ये काम कर रहा है, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। ध्यान रखना, यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ होती है। उनके वेतन, भत्ते और दूसरे अनुलाभ भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक होता है, और वह किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध भी दिए गए हैं। पहला तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसके पद से उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं।
दूसरे शब्दों में उन्हें दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। हम ये बोल सकते हैं कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरित पद पर नहीं होता है, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं हटाया जाता है। लेकिन हालांकि अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसमें भी कुछ दोष हैं, आपको मानना होगा। पहला तो क्या है, देखिए संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक और न्यायिक संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि भाई निर्वाचन आयोग के सदस्यों की कितनी टेन्योर होगी, कितने समय तक वो काम करेंगे। हालांकि संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों के सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि इनके पावर और फंक्शन क्या है, शक्ति और कार्य। देखिए संसद राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्ति व कार्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक, यानी क्वासी जुडिशियल, है ना। विस्तार में शक्ति और कार्य इस प्रकार है। पहला तो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना, समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। तो निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना हो गया। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने, चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना, निर्वाचन के समय दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम सूची निर्मित करना, संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देना, रिंगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिस्सा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना, निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करना, समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना। तो राष्ट्रपति की सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाए या नहीं, निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं, वे सिविल सेवा से लिए जाते हैं खासतौर पर, और आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, उन्हें आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों व अवर सचिवों द्वारा सहायता मिलती है। राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। इसके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। वह जिला में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी, वो हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। अब ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई इसको दृष्टि, लक्ष्य और इसका सिद्धांत क्या है ना। तो इस तरीके से हमारा इलेक्शन कमीशन कंप्लीट हुआ, हमारा जो चैप्टर है। वहीं हमारा जो अगला चैप्टर है वो है इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग। देखिए संघ लोक सेवा आयोग अगर मैं बात करूं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण या संस्था है, और एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंस्टीट्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका गठन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के माध्यम से किया गया है। तो संविधान के 14वें भाग में आर्टिकल 315 से 320 तक में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्वतंत्रता और शक्तियाँ व फंक्शंस हम बोल सकते हैं, कार्य के अलावा इसके संगठन और सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है ना। संरचना अगर आप बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है, ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। साधारणतः आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। इसके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए भी योग्यता का उल्लेख नहीं है। हालांकि ये आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम, है ना, हम बोल सकते हैं कि 10 वर्ष काम करने का अनुभव है। संविधान में राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी, है ना, आप बोल सकते हैं कि पहले हो अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, और कोई कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में, है ना,
संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है ना। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो मान लीजिए, या फिर जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थित या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो, तो कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता, अध्यक्ष फिर से नियुक्त न हो जाए। अब निष्कासन की जो विधि है, तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को निम्नलिखित कंडीशंस या परिस्थितियों में हटाता है, हटा सकता है। पहला तो अगर मान लीजिए अगर इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया, बैंकरप्टेसी, अपनी पदावधि के दौरान जब तक वो काम कर रहा है अपने पद के कर्तव्यों से बाहर कहीं से भी वेतन नियोजन में लगा हो, यानी कहीं दूसरे जगह से अपनी अर्निंग कर रहा हो, अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक यानी मेंटल और फिजिकल उसकी जो कैपेबिलिटी है वो जो है उस बने लायक नहीं हो, बने रहने लायक नहीं है उस पोस्ट पे, तो उसको वहाँ से हटा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, किंतु ऐसे मामले में राष्ट्रपति के मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है। अगर उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने का परामर्श का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकते हैं। संविधान के इस उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है, और उच्च न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है। इस संदर्भ में शब्द कदाचार के बारे में संविधान कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को कदाचार का दोषी माना जाएगा अगर वह भारत सरकार या राज्य सरकार को किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक हो, निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भी भाग होता है। वहीं अगर आप इंडिपेंडेंस की बात करें, स्वतंत्रता की, तो संविधान में संघ लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्रता कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं, इसलिए उन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि भाई हालांकि अध्यक्ष सदस्य की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन, भत्ते और पेंशन सभी खर्चे जो हैं भारत के संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इन पर संसद में मतदान नहीं होता। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यानी कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार के अधीन किसी और नियोजन नौकरी का पात्र नहीं हो सकता। वही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य सेवा आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या हम बोल सकते हैं कि किसी राज्य के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नहीं नियुक्त किए जा सकते हैं, दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं है वो। इनके कार्य कुछ इस प्रकार हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्रीय सर्विसेज, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। यूपीएससी 2 या अधिक राज्य के अनुरोध करने पर उसको ऐसी सेवाओं के लिए जिसके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, उनके लिए संयुक्त भर्ती यानी ज्वाइंट रिक्रूटमेंट की योजना व परिवर्तन में सहायता करता है। यह किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी यकीनी मामले पर राज्य की सलाह प्रदान करता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यह किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्य को सलाह प्रदान करता है। निजी प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों में परामर्श देता है। सिविल सेवाओं के सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर हो गया। सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त करने तथा हम बोल सकते हैं कि प्रोन्नति व एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में। सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त करने में प्रोन्नति या एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला आपने सुना भी होगा। प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को उपयुक्तता पर संबंधित विभाग प्रोन्नति की सिफारिश करता है और संघ लोक सेवा आयोग में अनुमोदित करने का आग्रह देता है या करता है। भारत सरकार में सिविल सेवक की हैसियत में काम करते सभी अनुशासनिक विषय, ज्ञापन या अर्जी सहित इसमें सम्मिलित है। तो निंदा की अगर मैं बात करूं तो कड़ाई से निरामोदन हो गया, वेतन वृद्धि से इंकार, पदोन्नति से इंकार, धन हानि के पुनः प्राप्ति, निम्न सेवा या रैंक में कमी, पदावनति, अनिवार्य सेवा निवृत्ति, जैसे बोल सकते हैं सेवा से हटा देना, सेवा से बर्खास्त कर देना। सिविल सेवक जो हम बोल सकते हैं सेवक द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध है, आप ध्यान दीजिएगा, विधि कार्रवाई प्रतीक्षा में उसके द्वारा खर्च की गई अदायगी का दावा करना और भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को हुई क्षति को लेकर पेंशन का दावा करना, पेंशन की राशि का निर्धारण करना, अल्पकालीन नियुक्ति 1 से अधिक वर्ष तक
हम बोल सकते हैं कि वह नियुक्ति के नियमितकरण से संबंधित विषय, सेवा के विस्तार व कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों के पुनर्निवृत्ति से संबंधित मामले, कार्मिक प्रबंधन से संबंधित अन्य विषय। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा भी था कि भाई सरकार उपरोक्त जितने भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया लिस्ट में अब मामलों को लेकर, उन मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करता है तो असंतुष्ट सरकारी नौकर की समस्या न्यायालय दूर नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में आप अगर बोले तो न्यायालय ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने पर या बिना संपर्क किए कार्य करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। अतः हम ये बोल सकते हैं कि उपबंध मार्गदर्शक है, न कि आवश्यक। उसी प्रकार न्यायालय ने कहा था कि भाई संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए गए व्यक्ति उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता। हालांकि सरकार को अपना कार्य पक्ष व बिना मनमानी या बिना बुरे इरादे से करना चाहिए, है ना, ऐसा बोला गया था। संघ लोक सेवा आयोग का संसद द्वारा संघ के सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। हालांकि संसद लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, कॉर्पोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्था के निजी प्रबंधन के कार्य भी दे सकती है। अतः संसद अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृति नहीं की गई हो उसके कारणों नियुक्त ज्ञापन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। और अस्वीकृति के ऐसे सभी मामलों को संघ कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए। जैसे किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है ना। तो अगर हम इसकी सीमाएं की बात करें तो देखिए इसमें है क्या कि निम्नलिखित विषय है जो हम लोग में डिस्कस करने वाले हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का अधिकार के क्षेत्र से बाहर है। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित विषयों पर अगर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उस पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता। जैसे पिछड़ी जाति की नियुक्ति पर आरक्षण देने के मामले पर, सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के दावे को ध्यान में रखते हुए आयोग या प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य उच्च राजनीतिक उच्च पद ग्रुप सी या डी सेवाओं के अधिकतर पदों के चयन से संबंधित मामले, किसी पद के लिए स्थायी या स्थानांतरण नियुक्तियां अगर वो व्यक्ति 1 वर्ष से कम के लिए पद धारण करता है तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा व विषय को हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में नियमन बना सकता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है। परंतु इस तरह के नियमन को राष्ट्रपति कम से कम 14 दिनों तक के लिए संसद के सदन में रखना होगा और संसद इसे संशोधित या खारिज भी कर सकती है। तो ये तो हम लोगों ने देखा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद आपको मालूम होना चाहिए। 315 में संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। 316 में सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल के बारे में बताया गया। मैं आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। 317 में जो है ये बताया गया है कि भाई संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के बर्खास्ती व निलंबन को लेकर, है ना। 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों को सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति, इस तरीके की कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो हम लोग का अगला जो है, अच्छा, 15वें संविधान संशोधन नियम 1963 से द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो ये तो हम लोगों ने देखा। अगला हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है और राज्य लोक सेवा आयोग। इस बारे में हम लोग अगर बात करें, ये पर्टिकुलरली जो हमारा टॉपिक है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग के समानांतर राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग SPSC है। संविधान के 14वें भाग में आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 में ही राज्य लोक सेवा आयोग की जो है हम ये बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता व शक्तियों के अलावा इसका गठन तथा सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्ती इत्यादि का उल्लेख किया गया है। देखिए, गठन की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो EPSC से अलग है मैं वो बताऊंगा, ठीक है, बाकी चीज़ें सेम है। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया, यह राज्यपाल विभाग पर छोड़ दिया गया है। जिसके अतिरिक्त आयोग के सदस्यों की वांछित योग्यता का भी जिक्र नहीं किया गया। परंतु यह आवश्यक है कि भाई आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु तक इनमें जो भी पहले हो अपना पद धारण कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के मामले में 65 वर्ष हालांकि वे कभी भी राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है सेम है और कार्य में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, इनकी जो स्वतंत्रता है ना, संघ लोक सेवा आयोग की तरह संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के निष्पक्ष व स्वतंत्रता कार्य करने के लिए उपबंध है। जैसे
आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब कुछ चीज़ें डिफरेंट है। जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है, मतलब राष्ट्रपति हटा सकता है। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ अलग नहीं है। मैं क्या बताऊँ, देखिए 1964 में राज्य सतर्कता आयोग के गठन को अनुशासनात्मक विषयों पर राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को प्रभावित किया, और ऐसा इसलिए क्योंकि किसी नौकरशाह पर अनुशासनात्मक यानी डिसिप्लिन कार्रवाई करने से पहले दोनों से संपर्क किया जाने लगा। समस्या तब खड़ी होती है जब दोनों के सलाह में मतभेद हो, समझे। ठीक है, चूंकि राज्य लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसलिए वह राज्य सतर्कता आयोग से अधिक प्रभावी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के व्यवस्था के अनुसार 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ताकि योग्य नौकरशाहों की नियुक्ति की जा सके। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुताबिक न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग, प्रोविंशियल बोल सकते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का 2 या अधिक प्रांतों के लिए गठन किया जा सकता है। 1966 में पंजाब से अलग हुआ हरियाणा और पंजाब के लिए अल्पकालिक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठित किया गया था। तो ये हमने देखा, हालांकि एक चीज़ ध्यान देना है, इनके लिए 60 वर्ष है यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, लेकिन 41वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये सब 62 वर्ष कर दिया गया। तो ये तो हम लोगों ने देखा। अगला हमारा जो मामला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन को लेकर है ना, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, भारत के संविधान में आर्टिकल 280 में अंतर्गत अर्ध न्यायिक यानी क्वासी जुडिशियल निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या फिर हम बोल सकते हैं आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है। इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है और उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, यानी फिर से अपॉइंटमेंट हो सकता है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता, चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है और इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष उन सदस्यों की विशेष योग्यता का निर्धारण किया है। अध्यक्ष सार्वजनिक मामले का अनुभवी होना चाहिए और अन्य 4 सदस्यों के निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए। तो पहला तो ये होना चाहिए कि भाई किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, है ना, ऐसे व्यक्ति जिसे भारत के लेखांकन वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामले का व्यापक अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। तो वित्त आयोग भारत राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामले पर सिफारिश करता है। कुछ मामले जो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला तो कि संघ और राज्यों के बीच करों के यानी टैक्स के शुद्ध आगमों का वितरण, राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। दूसरा, भारत के संचित निधि में से राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य के संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय। राष्ट्रपति द्वारा आयोग की सुदृढ़ विधि के वित्त में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय। 1960 के तक आयोग असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क में निविल प्राप्तियों के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी सुझाव देता है। तो संविधान के अनुसार ये सहायता राशि 10 वर्ष के अस्थायी अवधि तक दी जाती रही है। अब आयोग अपनी रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को सौंपता है, जाहिर सी बात है, और जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है। और रिपोर्ट के साथ उसका आकलन संबंधी ज्ञापन एवं इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में भी विवरण रखा जाता है। वहीं पर सलाहकारी इसकी भूमिका देखिए, यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि वित्त आयोग की जितनी भी सिफारिशें, रिकमेंडेशंस हैं, उनकी प्रकृति एडवाइजरी होती है, सलाहकारी होती है, और इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होता। यह केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है कि वह राज्य सरकार को दी जाने वाली हेल्प के संबंध में कमीशन की सिफारिशों ने रिकमेंडेशन को लागू करे। अब इसे दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि दूसरे शब्दों में यह भी व्यक्त किया जा सकता है कि संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी। आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो राज्य द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने को उसे विधिक अधिकार होगा। इस संबंध में डॉक्टर पी राजमन्ना, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष ने ठीक ही कहा था कि भाई चूंकि वित्त आयोग एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जो अर्थ यानी क्वासी जुडिशियल कार्य करता है, और इसी की सलाह भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कोई बाध्यकारी कारण न हो। तो भारत के संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद यानी फिस्कल पॉलिसी के संघवाद ऑर्गेनाइजेशन के संतुलन की भूमिका निभाएगा, और पूर्ववर्ती योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय यानी हम बोल सकते हैं कि प्रादुर्भाव के साथ केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में इसकी भूमिका में कमी आई है ना।
तो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष बी राजमन्नार ने संघीय राजकोषीय वितंत्रणों में पूर्ववर्ती योजना आयोग एवं यानी नीति आयोग जिसे बोल सकते हैं वित्त आयोग के बीच कार्यों और उत्तरदायित्वों को अतिव्याप्ति को बताया है ना। प्रथम आप याद रखिएगा कि जो हमारे अध्यक्ष वित्त आयोग के केसी नियोगी 1951 में उनकी नियुक्ति हुई थी। 1952 में उन्होंने रिपोर्ट जमा किया था और 1992 तक उन्होंने 52 और 57 तक उन्होंने काम किया था। द्वितीय थे के सांथानाम 1956 में नियुक्ति हुई, 57 में रिपोर्ट जमा की और 57-62 तक उनकी कार्यकाल रही। पीबी डॉक्टर तृतीय में डॉक्टर ए के चंद्रा थे 1960 में, 61 में रिपोर्ट सौंपी, 62-66 तक काम किए। चतुर्थ में पीबी राजमन्नार 64 में नियुक्ति हुई, 65 में रिपोर्ट सौंपी, 66-69 में वो कार्य किए। और इसी तरीके से 14वें जो थे यानी 14th वाई रेड्डी 2013 में नियुक्ति हुई, 2014 में रिपोर्ट सौंपी, 15 से 20 तक कार्य किए। आर्टिकल 280 वित्त आयोग को दर्शाती है। आर्टिकल 281 वित्त आयोग की अनुशंसाएं के बारे में बात करती है। तो ये तो हम लोगों ने देखा। इसके बाद हमारा अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, नेशनल कमीशन फॉर एससी, फिर भी जान लेते हैं। देखिए हुआ क्या है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस संदर्भ में एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका गठन संविधान के आर्टिकल 338 के द्वारा किया गया। दूसरी ओर अन्य राष्ट्रीय आयोग जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 आदि जो है संवैधानिक आयोग न होकर संवैधानिक आयोग है। ठीक है, क्योंकि इनके स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई है। आयोग का उदय मूलतः संविधान के अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी का नियुक्ति का वो बंद करता है, जो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करें तथा उनसे संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करें। उसे अनुसूचित जाति व जनजाति कहा जाएगा और इसे उक्त कार्य सौंपे जाएंगे। 1978 में सरकार ने एक संकल्प के माध्यम से अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए गैर संवैधानिक बहुत सदस्यीय आयोग की स्थापना की और अनुसूचित जातियों जनजाति आयोग का कार्यालय भी अस्तित्व में न रहा। तो 1987 में सरकार ने एक अन्य संकल्प के माध्यम से आयोग के कार्यों में संशोधन किया तथा आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कर दिया गया। बाद में 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकार के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का स्थापना की गई। इस संवैधानिक आयोग ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के साथ ही 1987 में सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान लिया। पुनः 2003 के 89वें जैसे हम बोल सकते हैं संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 के अंतर्गत एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338A के अंतर्गत नामक 2 नए आयोग बनाए गए। हालांकि 2004 में इसको अलग करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया और आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा उसके आदेश एवं मुहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। आयोग के कार्य जो हैं अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित, मतलब ये समझ जाना है कि उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें उनका वो ध्यान रखना, केयर टेकर के रूप में इनका काम है। अनुच्छेद आर्टिकल 338 के संविधान के हम अगर बोल सकते हैं बात करें तो भाग के 16 में वर्णित है कि जिसे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध वाले अनुच्छेद की संज्ञा दी गई है। अगला हमारा जो है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो अगला हमारा टॉपिक है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में देखेंगे। देखिए भारत के संविधान आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक भी कहा गया और यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग की मुखिया होता है। ये लोक वित्त का संरक्षण होने के साथ साथ देश के संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। इसका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। यह तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। ये रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं लोक सेवा आयोग शामिल है। ज्ञान और विवेक से अपने पदों के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा, ऐसा बोला गया है। नहीं, सॉरी फॉर दैट,
ये ध्यान देना, नियुक्ति एवं कार्यकाल में ऐसा बोला गया है कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यभार संभालने से पहले वो राष्ट्रपति के सम्मुख तक कुछ शपथ लेता है। इनकी स्वतंत्रता की अगर बात की जाए, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना कि इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष यानी 65 वर्ष जो भी पहले हो उसकी आयु तक होता है। इससे पहले वो राष्ट्रपति के नाम से किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरे संबंधों में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार व अयोग्यता पर प्रस्ताव पास कर उसे हटाया जा सकता है। स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। पहला कि इसे कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है और इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्यवाही के जरिए हटाया जा सकता है। इस तरह ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। ये अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे वो पद सरकार का हो या राज्य सरकार का, ग्रहण नहीं कर सकता है। इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती है। वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। इसके वेतन में अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति के आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। भारतीय लेखा परीक्षक लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रशासनिक शक्तियाँ ऐसी होंगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कार्यालयों के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन है भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और अतः इन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रण को या एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। कर्तव्य और शक्तियों की अगर बात की जाए तो संविधान अनुच्छेद 149 संसद को अधिकार देता है कि वो केंद्र व राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करे। इसी से जुड़े संसद ने महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया और इसी अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया। संसद एवं संविधान द्वारा स्थापित नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के कार्यों कर्तव्य की निम्नलिखित बातें हैं, जैसे वो भारत के संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश की अगर मैं बात करूं जहां विधानसभा हो, वे सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य की लोक लेखा से सभी व्यय को लेखा परीक्षा करता है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखा, तुलना पत्र और अन्य अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है। उदाहरण के लिए स्थायी निकायों की लेखा परीक्षा, वो राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्य के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए। वो केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो उसे संसद के पटल पर रखते हैं, यानी आर्टिकल 151। और राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और उसे विधानमंडल के पटल पर रखते हैं, आर्टिकल 151 के अनुसार। और राज्य सरकार के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण हम बोल सकते हैं करता है। 1976 में से केंद्रीय सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया। लेकिन अब ये ध्यान देना है क्योंकि लेखाओं का लेखा परीक्षण से अलग कर लेखाओं का विभागीकरण कर दिया गया। वह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। वह किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगामों का निर्धारण और प्रमाणन करता है, आर्टिकल 279। उसका प्रमाणन पत्र अंतिम होता है। शुद्ध आगामों का अर्थ है कि कर या शुल्क की प्राप्तियां जिसमें संग्रहण की लागत सम्मिलित न हो, यह ध्यान देना है। इनकी भूमिका अगर बात की जाए तो वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान एवं संसदीय विधि के अनुसार अनुरक्षण के प्रति महालेखा परीक्षक उत्तरदायित्व होता है। कार्यकारी अर्थात मंत्री परिषद के संसद के प्रति वित्तीय प्रशासन का उत्तरदायित्व किसी इकाई की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है और उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। इस तरह वह केवल सांसद के प्रति जिम्मेदार होता है। महालेखा नियंत्रण एवं परीक्षक सीएजी के खर्चों की लेखा परीक्षा में प्राप्तियों, भंडारों तथा स्टॉक के लेखा परीक्षण की तुलना में कहीं अधिक स्वतंत्रता होती है।
जबकि खर्च के संबंध में लेखा परीक्षा के विषय क्षेत्र को निश्चित करता है तथा स्वयं अपना लेखा परीक्षा संहिताओं तथा नियमावलियों की रचना करता है। उसे अन्य लेखा परीक्षाओं को पूरा करने के लिए नियमावलियों के संबंध में कार्यकारी सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। सीएजी तथा निगम की अगर बात की जाए तो सार्वजनिक निगमों की लेखा परीक्षा में कैग की भूमिका सीमित है। ठीक है, मोटे तौर पर सार्वजनिक नियमों के साथ इसके संबंध को निम्नलिखित 3 कटियों के अंतर्गत देखा जा सकता है। अब बात आता है कि भाई कैग है क्या। देखिए, कैग को निर्धारण करना होता है कि विधिक रूप से जिस प्रयोजन हेतु धन संवंतित किया गया था वह उसी प्रयोजन या सेवा हेतु प्रयुक्त या प्रभारित किया गया हो और क्या व्यय हेतु इस परिधि के कारक के अनुरूप है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखा। हालांकि एप्पल बाई की आलोचना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि पॉल एच एप्पल बाई ने भारतीय प्रशासन पर अपनी 2 रिपोर्टों में सीएजी की भूमिका को कड़ी आलोचना की थी। ये ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा जो है वो है भारत के महान्यायवादी ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अभी हाल ही में न्यूज़ में भी आया था, कुणाल कामरा को लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया था। बहुत बड़ी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए कि चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट या उनके जो होते हैं मतलब या हाई कोर्ट या जो भी उनमें न्यायाधीश होते हैं, अगर उनके द्वारा कोई वर्डिक्ट पास किया गया, कोई भी जजमेंट दी गई है, उसको लेकर अगर आप बुराई कर रहे हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अधीन आता है। बहुत सारी कारणें हैं, 2 कारणें होती हैं मेन, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाएगा। संविधान में आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। दूसरे शब्दों में उसके लिए आवश्यक है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का जो है अनुभव हो, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो। राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होता है। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। वो अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। परंपरा यह है कि जब राज्य सरकार मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे तो या उसे बदल दिया जाए तो उसे त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार के सिफारिश से ही होती है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। कार्य अंग शक्ति भारत के सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में महान्यायाधीश के निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे भारत सरकार के वित्तीय संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो, विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। राष्ट्रपति महान्यायवादी का निम्नलिखित कार्य भी सौंपता है, जैसे भारत सरकार के संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। संविधान का अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है ना। तो ये सारा चीज़ है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायाधीश को सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने या दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में बैठने का मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है ना। एक संसद सदस्य की तरह वो सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं उनको। महान्यायवादी निम्नलिखित सीमाएं हैं ताकि उनकी जो कर्तव्य है किसी तरह का किसी भी गवर्नमेंट या इंटरप्राइज जो भी गवर्नमेंट के सिस्टम उसमें इंटरफेरेंस ना करे। जैसे वो भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बिना भारत सरकार की अनुमति को किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। बिना भारत सरकार की अनुमति को किसी परिषद या कंपनी का निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। हालांकि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है, वो एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसे निजी विधिक कार्रवाई से रोका नहीं जा सकता। तो महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार, भारत के महाधिवक्ता की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी होते हैं भारत सरकार के, देखिए महाधिवक्ता मतलब सॉलिसिटर जनरल। भारत सरकार के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता और महान्यायवादी की उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते हैं। महान्यायवादी का पद संविधान निर्मित है। दूसरे शब्दों में आर्टिकल 76 में महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं है, यानी डिप्टी सॉलिसिटर जनरल। तो महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता, लेकिन सरकारी स्तर पर विधिक मामले को देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में सेपरेट विधि मंत्री होता है। अगला है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और लास्ट हमारा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का।
संविधान आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है और राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस तरह वह भारत के महान्यायालय का अनुपूरक होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में से भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। इसका तात्पर्य है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर भी कार्यमुक्त हो सकता है। सामान्यतः वह त्यागपत्र तब देता है जब सरकार मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है या पुनर्स्थापित होती है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार के सलाह पर ही होती है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। समझ में आ रहा है? जैसे होता है ना कि आप सेंटर स्टेट में आप थोड़ी सी आप समझ सकते हो, जो चीज़ें डिफरेंट है ना वो मैं बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है ना। तो इस तरीके से हमारे चैप्टर समाप्त हुआ। और ये चीज़ ध्यान देना है कि आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल की बात, एडवोकेट जनरल की बात की गई है। 177 में राज्य विधायिका के सदनों तथा इसके समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में बात की गई। 194 में महाधिवक्ता की शक्तियों, विशेषाधिकार या प्रतिरक्षा की बात की गई है। तो इस प्रकार हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंप्लीट हुआ। आगे से हम लोग अगले सेशन में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।